हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि यूपी पेट के दोनों शिफ्ट के पेपर हो गए हैं और पेपर में डीआई का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा है, तो सभी लोग खुश तो नहीं होंगे, थोड़ा सा दुखी भी होंगे। लेकिन आप दुखी बिल्कुल मत होइए ना, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर अगर डीआई टफ हुई है तो सबके लिए कठिन हुई है। हार्ड अगर डीआई हुई तो आपके लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए हार्ड हुई है। कठिन डीआई सबके लिए कठिन ही थी, आसान डीआई सबके लिए आसान ही थी। तो बिल्कुल नाखुश बिल्कुल मत रहो, टेंशन फ्री रहो, आगे की तैयारी जारी रखो। तो और देखते हैं डीआई के अलावा जो 10 प्रश्न, 5 प्रश्न रीजनिंग के और 5 प्रश्न मैथ के और जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे थे, हम उनको सॉल्व करा देते हैं। कल की क्लास, कल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह शिफ्ट में जो कैलेंडर का प्रश्न मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, सेम टू सेम सेकेंड शिफ्ट में भी छप गया। सेम प्रश्न, वही प्रश्न जो मॉर्निंग में छपा था, सेम वही प्रश्न सेकेंड शिफ्ट में भी छप गया। तो डीआई खास थी, मानना पड़ेगा, डीआई खास थी दोनों शिफ्ट में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न आया था आपके पेपर में। कह रहा था दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले आप भिन्न लिख लो, 4/9, 5/7, 11/13, 13/17। ये भिन्न है। जब भी आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न चेक करना होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 9×5 = 45, 7 चौको 28। तो 45 बड़ा, जो बड़ा होगा उसकी ओर बड़े वाले का ग्रेटर देन का चिन्ह लगाइएगा। इसका गुणा करेंगे, 13×5 = 65, 11×7 = 77। तो 77 बड़ा है तो 77 की ओर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाइएगा। 11 और 17, 17 और 11 का मल्टीप्लाई 187, 13 और 13 का मल्टीप्लाई 169। तो कौन बड़ा है, 187। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया, 11/13, 11/13। ये सेकेंड शिफ्ट में आया प्रश्न है यूपी पेट के पेपर में। आगे बढ़ाया जाए, बहुत ही नॉर्मल तरीका है, इसको पढ़ के जाइएगा। एक बार फिर से किसी के पेपर में लेस देन और ग्रेटर देन का प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला, एवरेज पूछा है। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। तो सभी संख्याओं का योग 308 + 125 + 120 + 45 + 102 बटे में सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। टोटल का योग आएगा 700 को 5 से भाग दे दीजिएगा, ये आएगा 14×5 = 70। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 140। ये भी यूपी पेट के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे थे, जो पढ़ाए थे ये तो नॉर्मल वही प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। क्या हुआ, 300, 400, 500, 600 तो ऐसे ही हो रहा था, मैंने इसे देख लिया। चलिए आइए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में ऑड संख्या बताइए। 301, 101, 701, 401। कह रहा है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट दी वन ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों में कौन सी एक विषम है, कौन सी एक डिफरेंट है। तो भैया ये तीनों जो हैं, ये जो हैं ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है ये दोनों। और जो हमारी 301 है ये हमारी भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या इसलिए ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये जो है 7 से डिवाइड है, ठीक। वो तीनों हमारी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होती। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होती। और जो हमारी 301 है वो है हमारी भाज्य संख्या, इसलिए वो डिफरेंट होगी। आइए, कह रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था। पूछा है 1 जनवरी 2010 को क्या होगा ना।
तो 2006 के बाद क्या आएगा, 2007, फिर 2008, फिर 2009। जब साधारण वर्ष होता है तो साधारण वर्ष में जब वर्ष चेंज हो जाता है तो दिन में एक दिन बढ़ जाता है, और जब लीप वर्ष होता है तो दिन में 2 दिन बढ़ते हैं जब वर्ष चेंज होता है। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है वर्ष के चेंज होने पर, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं वर्ष के चेंज होने पर, समझिएगा। तो 2006 हमारा साधारण वर्ष है, 2007 भी हमारा साधारण वर्ष है, तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंडे। 2008 क्यों, ट्यूसडे। अब 2008 हमारा लीप वर्ष है तो अगले साल 2 दिन बढ़ जाएंगे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे आएगा, थर्सडे आ गया, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। भैया कल की क्लास में आपके पेपर में क्लॉक आ सकता है, आज दोनों प्रश्न में कैलेंडर आया है तो कल की क्लास पर क्लॉक पे फोकस करके जाएगा, पेपर में क्लॉक आ सकता है। हमने बोला था कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, किसी निश्चित कोड भाषा में एक्टिव को EDUJWA लिखते हैं। पूछा क्या, तो इफेक्ट को क्या लिखेंगे, EFFECT। देखिएगा ये 1 पे होता है, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 22 पे, ये 5 पे, ठीक, ये 5 पे, ये 4 पे, क्या हुआ, हाँ, ये 21 पे, ये 10 पे, ये 23 पे, ये 1 पे। ये देखिए इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो आप इसको यहाँ भेज देना और इसको यहाँ भेज देना, मतलब पहला शब्द टी और लास्ट शब्द ई। देखो 3 में 1 जोड़े 4, 20 में 1 जोड़े 21, 9 में 1 जोड़े 10, 22 में 1 जोड़े 23, तो आप एफ में 1 जोड़ना, एफ जी, एफ के बाद जी, ई के बाद एफ, सी के बाद डी। देखिए टी जी जी एफ डी ई, टी जी डी एफ डी ई, ये आंसर बन जाएगा। ये भी आसान था कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने अभ्यर्थी फेल हुए। सबसे पहले आप 3 ऐसे बनाइएगा, एक कॉमन बनाइएगा, ठीक है, एक कॉमन बना लेना ये। तो इस वाले को बनाना जो फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है, और ये वाले जो हैं वो रीजनिंग में पास हुए हैं, और ये रीजनिंग प्लस फिजिक्स में जो दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, 55%, 55% दोनों में पास हुए। तो 70% फिजिक्स में हुए थे, 80% रीजनिंग में। 55 से 70 घटा देना, 15% फिजिक्स में पास होंगे। 55 से 80 घटा देना, 25% रीजनिंग में पास होंगे। अगर टोटल पास की बात की जाएगी तो सबको ऐड कर देना, 55, 5, 60, 10, 70 और 25, 95% दोनों विषयों में पास होंगे। हमेशा 100% विद्यार्थियों में पेपर होता है। जब 95% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 5%। और यही आपसे पूछा था दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है, तो वो कितने हैं, 5% ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलो आगे बढ़ो। कहा था 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब बटे में 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। ये आया ना। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो जो ऊपर वाली संख्याएं होंगी वो क्यूब में हो और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा ही बन के आएगा। जब यहाँ प्लस में होगा तो यहाँ माइनस ए बी होगा, जब यहाँ माइनस पे होगा तो यहाँ पे प्लस ए बी होगा, ऐसा प्रश्न बन के आता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का ए बी बनेगा, माइनस का ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ऐड कर देना तो ये आ जाएगा 7.9, ये आंसर आएगा 7.9। तो ऐसा प्रश्न जब भी पेपर में आए तो आप डायरेक्ट इसका ऐड करके आंसर लगा देना। यहाँ पे अगर माइनस लगा होगा तो दोनों को माइनस करके आंसर लगा देना, प्लस लगा होगा तो प्लस लगा के आंसर लगाना, माइनस लगा हो तो माइनस करके आंसर लगाना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो क्या हुआ, ये कैसे आया, ये बेटा हमने फॉर्मूला ओपन किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। फॉर्मूला बेसिस प्रश्न भी हमने आपको ऑफलाइन बैचेस में बहुत पढ़ाए थे। आइए, नॉर्मल को कोडिंग किया है, नॉर्मल को आर पी एन एल बी एम लिखते हैं, तो गैदर को क्या लिखेंगे, जी ए टी एच ई आर, गैदर को क्या लिखेंगे। चलिए पहले आप देखिएगा इसकी नंबरिंग 14, 15, 18, 13, 1, 12, ये 18, 16, 14, 12, 2 और m है तो 13। हाँ, अब बताओ इसमें क्या किया गया था। आप लोग कुछ बता रहे थे हमें जब हम इसको सॉल्व करा रहे थे, कहते कुछ आंसर गलत हो गया था हमसे। हाँ अभी आप अब नहीं बोलोगे, बताओ इसके आंसर कैसे बनाए थे हम लोग। कोई बच्चा हमें बता रहा था सर आपने उस टाइम मैंने आंसर गलत कर दिया था। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे थे, स्टार्टिंग में टी होगा और लास्ट में एच होगा ना, ऐसा ही कुछ बता रहे थे। तो स्टार्टिंग में टी और लास्ट में एच सब जगह है। अब बताओ क्या किया जाए, और बताओ कुछ क्या किया जाए। नहीं समझ पा रहे हो कैसे आंसर बनेगा। इतना आसान तो था यार। देखिए 18 को इधर भेज दो और n को इधर भेज दो, 15 में 1 जोड़ दो, l को यहाँ भेज दो, m को यहाँ भेज दो, 1 में 1 जोड़ दो। तो ऐसे ही नंबरिंग करो। ये क्या है, t को यहाँ भेज दो, g को यहाँ भेज दो, a में 1 जोड़ दो ना, क्या हुआ यहाँ पे g, ठीक है, g को इधर भेज दो, r को इधर भेज दो, h को इधर भेज दो, e में 1 जोड़ दो। तो देखो कोई आंसर है टी बी जी आर पी एच, टी बी जी आर एफ एच, ये आंसर बनेगा टी बी जी आर एफ एच। बताओ कोई डाउट। चलिए आगे बढ़िए। अगला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। वह मेरी पत्नी की, वह मेरी पत्नी की, पत्नी की, पत्नी के दादा, दादा की इकलौती संतान की, इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, मतलब ये इसी की बात कर रहा है। मतलब ये जैसे आप हो, फिर आपकी पत्नी है, पत्नी के दादा हैं, पत्नी के दादा, और पत्नी के दादा की कोई संतान है, मतलब आपके भाई देखो मेरी बात समझो, ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, और वाइफ के जो दादा होंगे उनका जो लड़का होगा वो वाइफ के क्या होंगे, पापा होंगे ना। ये पत्नी के क्या हैं, पापा हैं। भाई दादा की संतान आपके क्या होते हैं, पिताजी होते हैं। तो पत्नी के दादा की जो संतान है वो आपके पत्नी के पिता हैं, और इनकी इकलौती संतान मतलब ये लड़की, यही तो कह रहा है, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, संतान की इकलौती बेटी। जब एक ही बेटी है तो जो ये पत्नी है वो यही है। ठीक, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है,
महिला नीलेश, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के दादा, इशारा करते हुए, पत्नी ही होगा फिर तो आंसर। चलिए आगे बढ़ाइए। असंगत पहचानिए। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। इसमें देखिएगा ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो जो असंगत होगा वो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? वो वाले क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। बेटा एक बच्चा कह रहा है, एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गई कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? भैया बाबू आ जाओ जल्दी से, तुम्हारी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। कहाँ गया भैया? समझिएगा, आप जो कह रहे हो ना 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, सुनिएगा। और फिर 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही पूछा ना बाबू। समझना, आप कंफ्यूज मत हो। ये कुछ ऑनलाइन चैनल को उन्होंने हमें एक फ़ोटो भी भेजी है, कहा है सर ये शनिवार बता रहे हैं। बेटा शनिवार कैसे बता रहे हैं, इस बात को मैं भी समझता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा। भैया कोई भी वर्ष है, अगर वो साधारण वर्ष है और वर्ष जब बदलता है तो एक दिन वर्ष में बढ़ जाता है, दिन में एक दिन बढ़ता है। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है और जब वर्ष बदल जाए तो दिन में एक दिन बढ़ता है। और अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो दिन में 2 दिन बढ़ते हैं। तो 2006 हमारा साधारण वर्ष था, 2007 में एंट्री किए तो ये भी साधारण वर्ष था। तो संडे से क्या हो गया? मंडे। 2007 से जब 2008 में गए तो 8 हमारा लीप वर्ष था, लेकिन हमने लीप वर्ष यहाँ पे लागू नहीं कराया, क्योंकि जब तक फरवरी नहीं बीतती लीप वर्ष लागू नहीं होता है। जब तक फरवरी नहीं बीतती, भैया आप फ़ोन ना करो, आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। जब तक फरवरी नहीं बीतती आपका लीप वर्ष लागू नहीं होता है। तो जब मंडे से यहाँ गए तो ट्यूसडे ही चले गए, हमने एक दिन ही बढ़ाया। अब जब 2008 में पहुँचे ना तो यहाँ से लीप वर्ष लागू हो गया, और लीप वर्ष लागू होगा तो अगले वर्ष दिन में 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो ये ट्यूसडे से वेडनेसडे छोड़ के क्या हो जाएगा? थर्सडे। और 2009 के बाद जब 2010 में जाओगे तो फ्राइडे। आंसर बेटा फ्राइडे ही बनेगा। कोई कितना भी बड़ा ऑनलाइन चैनल में टीचर हो, अगर गलती हो जाती कभी कभार, सबसे ऐसा नहीं है, कभी कभार सबसे गलती होती है यार। मतलब आप क्या वो भगवान थोड़ी है ना, हम ही भगवान है ना, वही कोई भगवान है। सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, वो सबके साथ गलतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर भेजो बेटा यार, ऐसे मैं कैसे बताऊँ कहाँ पे डाउट आ रहा है यार। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे डाउट आ रहा है या क्लियर कर लो, क्योंकि कल पेपर फिर है तुम्हारा, और इस छोटी छोटी चीज़ों में अगर डाउट आएगा तब तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। ये मैंने अपने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। शुक्रवार ही आंसर बनेगा। आप खुद लगा के देखो, आपके पास भी दिमाग है। ऐसा नहीं कि टीचर ही ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी नहीं है, तुम भी ज्ञानी हो। तुम पेपर दे के आ रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है क्या? नहीं ना, तो तुम भी तो थोड़ा सा चेक कर लो। एक बच्चा कह रहा है इसमें पत्नी नहीं होगा। अरे यार तो क्या होगा भाई, तुम लोग यार, इसमें पत्नी नहीं होगा तो क्या होगा? तुम बताओ ना फिर क्या होगा। अगर मैं बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे तो तुम बता दो क्या होगा। मैं पूरा फिगर बना के समझा रहा हूँ, अभी भी कन्फ्यूजन है। अब तो कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए यार। चलो आगे बढ़ो, तुम लोग कन्फ्यूज ही रहोगे।
अगला 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलो वही फिगर बनाओ, एक कॉमन वाला बनाओ जल्दी से, ठीक है, एक इसमें कॉमन वाला बना दो, ये कॉमन वाला बना दो। ये दोनों समाचार पढ़ेंगे, ये X प्लस Y पढ़ते हैं, ये X पढ़ते हैं और ये Y पढ़ते हैं। दोनों पढ़ते हैं 10%, ये पढ़ते हैं 40% X वाले हैं और 50% Y वाले हैं। तो 40 से 10 घटाओगे तो ये 30% वाला आएगा, 50 से 10 घटाओगे तो ये 40% आएगा। सबको ऐड कर देना, तो 40 30 80, 80% ऐसे होंगे जो X और Y समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 100% से 80% को माइनस कर देना, 20% आएगा जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ो। ये आया था, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो दिया गया है सबसे पहले हम लास्ट में दी गई संख्या में जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको ना हम इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर को 2 गुणे 2 गुणे √5, ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट में दी गई संख्या का फैक्टर करते हैं। इसमें जो 1 2 होता है हमेशा 1 2 को बाहर निकाल के उसको कैंसिल आउट कर देना। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी क्लास को देखो। 1 2 जो होता है उसको हमेशा कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर ये वाली संख्या को a मान लेते हैं और ये वाली संख्या को b मान लेते हैं। जिसको a और b मानते हैं उन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर पहली वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब ये आना चाहिए। इसका और इसका वर्ग करके जोड़ने पर पहली वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमने जो संख्या a और b मानी हो बिल्कुल सही है। तो जब भी इसको अंडर रूट के बाहर निकालना होगा तो माइनस में होगा तो माइनस में उत्तर बाहर आएगा। जब ये माइनस में होगा तो a माइनस बी आएगा। जब ये प्लस में होगा तो a प्लस बी आएगा। तो ये किस में है? माइनस में, तो उत्तर आएगा माइनस में। a माइनस बी देखो है √5 माइनस √2, √5 माइनस 2, √5 माइनस 2। याद रखिएगा आगे वाली दी गई संख्या का फैक्टर करते हैं। फैक्टर करके 1 2 को हमेशा कैंसिल आउट कर देना है। वो पूरा नियम आपको क्लास में ही पता चलेगा। 1 2 को कैंसिल आउट करेंगे, हमेशा 2 को लाना ही लाना है, चाहे जैसे लाओ। 1 2 को पहले काटना है, फिर जो शेष संख्या बचेंगी उसमें a और b बनाएंगे। a और b बनाएंगे, a और b को ऐसा बनाएंगे कि दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर पहली संख्या आनी चाहिए। जब वर्ग करके जोड़ने पर पहली संख्या आ जाएगी तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस में उत्तर आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस में उत्तर आएगा। तो √5 माइनस 2 उत्तर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ये भी बहुत आसान प्रश्न था भैया। जब 5 का वर्ग करोगे 41 का वर्ग करोगे 73 का वर्ग करोगे, यहाँ पे 5 का वर्ग करोगे 41 का वर्ग करोगे 73 का वर्ग करोगे, तो वर्ग करके जब जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जोड़ने पर तो समान आएगी, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब उत्तर जो आएगा वो तो इसमें आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वर्ग करके जोड़ने पर संख्या क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। अब समझिएगा, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव है। तो जब यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे और नीचे से दशमलव ऊपर से दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। और जब वर्ग करोगे तो 3 जीरो, बात को समझते चलिएगा। ये आसान प्रश्न नहीं है, आपको सिर्फ लग रहा होगा, ये आपको सिर्फ लग रहा है कि आसान है। बात को समझना, ऊपर वाली संख्याओं को वर्ग करके जब जोड़ोगे और नीचे वाली संख्याओं को जब वर्ग करके जोड़ोगे तो जोड़ने पर तो संख्या समान हो जाएंगी, तो ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो गेम है वो जीरो का है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ जो गेम है वो जीरो का है। जैसे यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव है। जहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है वहाँ से दशमलव हटाने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा। नीचे 3 अंक पहले दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा करना होगा ना, 1000 से गुणा करना होगा। अब समझिएगा, अब बात को समझिएगा। जैसे ये 0.05 है बटे में 0.005 है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1000 जाएगा और यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा। ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हर जगह ये 5 5 41 41 73 73 तो कट जाएगा। अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ खेल जो होगा वो होगा जीरो का। समझिएगा, यहाँ पे 2
2 4 और 4 3 7। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7 अंक पहले दशमलव है। यहाँ पे आओ 3 3 6 और 4 10, यहाँ पे 10 अंक पहले दशमलव है अगर पूरे दशमलव की बात की जाए। और अगर स्क्वायर की बात की जाए, सुनते जाइएगा, आंसर तो इसमें 100 आएगा। जिनका आंसर 100 आया उनका बिल्कुल सही है, आंसर 100 आएगा। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको इतना दिखा सकते हैं कि जैसे ऊपर से दशमलव हटाओगे, नीचे से दशमलव हटाओगे, स्क्वायर है 3 जीरो लगेंगे। भाई नीचे 3 अंक पहले दशमलव है, नीचे से दशमलव उठाओगे, ऊपर दशमलव लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। स्क्वायर है तो 2 बार जाएगा, ऊपर से 10 दशमलव उठाओगे, नीचे 100 गुणे 100 आएगा। ये 100 से 100, ये 100 से 100, 10 दहम 100। तो हर जगह 100 बनेगा, हर जगह आप दशमलव हटा के देख लेना, हर जगह 100 बनेगा और आंसर क्या आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसके लिए यही दिमाग लगाने की जरूरत थी, सिर्फ दशमलव हटा के चेक करने की जरूरत थी। क्या हुआ भैया, एक चीज़ इसमें और थी ना, नीचे और ऊपर अलग अलग तरीके से दशमलव। यहाँ पे देखो 3 अंक पहले लगाए, यहाँ पे 3 अंक पहले लगाए, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव लगा दिया, इसलिए कोई रूल नहीं अप्लाई होगा। ये समझना होगा कि ऐसे करना है। आइए, ये जो है ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न था। इसमें क्या करना था, ये जो है इसको अंडर रूट के बाहर निकालना था, और ये किसका अंडर रूट है ये पता होना चाहिए था। ये तो हमें पता है कि ये वाला 8.8 का अंडर रूट है, 8.8 का अंडर रूट है, और ये जो है 5.46 का अंडर रूट है। इन दोनों को जोड़ना था तो 6 8 4 12 2 हाथ से लगेगा 1, 8 5 13 1 14, आंसर बनेगा 14.26। क्या बनेगा, 14.26। जिसके लास्ट में 2 था वो तो आंसर ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में अंतिम में 2 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के वर्ग में अंतिम में 2 नहीं हो सकता। अगर उस संख्या के अंत में 2 है तो वो अंडर रूट के बाहर आ ही नहीं सकती, तो ये दोनों आंसर तो वैसे नहीं बनते। ठीक, चलो, ये खतरनाक कैलकुलेशन है, ये बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है। अगर इसको कैलकुलेशन बेस पे करोगे तो गलत बहुत समय लगेगा। इसको आप लगाओ डिजिटल सम से। डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। चलो 5 2 7 1 8, जहाँ पे 9 बनता है 6 3 9, उसको काट देते हैं, गुणे में 2, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। यहाँ पे 9 7 2 9, 2 2 4, और 7 से 4 जाएगा तो डिजिटल सम कितना आएगा, 3। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 3। तो जब इसको जोड़ोगे 3 और 0 को, आंसर का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 9। तो ये सारे आंसर नहीं बन सकते। फिर से बता दें, 5 2 7 1 8 संख्या को जोड़ दिए। डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 3 9 कट गया, ये 2 बचा, इसको 2 लिख दिया। 8 दूनी 16, 16 को फिर से जोड़े, 6 1 7, 9 कटा, 7 2 9, 2 2 4, 7 से 4 घटा दिए 3। क्वेश्चन का डिजिटल सम अगर 3 आया तो आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो कहाँ गया, ये देखिए 3 आ गया, कर गया। चलिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। चलिए अभी DI सॉल्व कराते हैं, थोड़ी देर में इंतजार करो, सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं अभी बाद में, आज के लिए इतना ही।